हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ में। कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आप सबके एग्जामिनेशन के लिए, करंट अफेयर्स के। शुरू करते हैं बिना देर के। और पहला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर, ईवीएम और वीवीपैट स्लिप के मामले में सुनवाई करते हुए इनमें से क्या फैसला सुनाया है, क्या कहा है? एक तो सिंपल सी बात है कि जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया, लेकिन साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं और वो इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं एक बदलाव के तौर पर। क्या होगा आंसर इसका? आंसर का राजनीतिक पार्टी और प्रत्याशी ईवीएम की जांच करवा सकेंगे। ठीक है, देखिए अभी तक कोई अधिकार नहीं था कि ईवीएम की जांच करवा सके कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी प्रत्याशी। ठीक है, तो ये न्यूज़ देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के स्लिप के 100% क्रॉस चेक कराने की जो याचिका थी उसको खारिज कर दी। ठीक है, क्या थी अपील? क्या की गई थी? अपील यह की गई थी कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वीवीपैट स्लिप है उसकी 100% क्रॉस चेकिंग कराई जाए कि इसमें जिसमें वोट पड़ा है और यहाँ पर जो स्लिप है वो सेम है कि नहीं। ये मामला खारिज कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के इस्तेमाल के 42 साल का जो इतिहास है उसमें पहली बार जाँच का रास्ता खोला है। ठीक है, तो 2 जजों की बेंच थी, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना। तो उन्होंने एक मत से ये पूरा फैसला सुनाया है। जिसमें क्या असर होगा? देखिए, आम आदमी यानी मतदाता जो है वो तो वैसे ही वोटिंग करता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जिससे वोटर जो है वो पोलिंग बूथ पर जाता ही है, उंगली में स्याही लगती है, फिर चुनाव अधिकारी कंट्रोल यूनिट का बटन दबाता है, फिर बैलेट जो वोटर बैलेट यूनिट है उसमें कैंडिडेट के नाम होते हैं, फिर वहाँ पर बटन दबाना है कुछ सेकंड तक। उसके बाद फिर वीवीपैट में लाइट जलती है और फिर पर्ची दिखाई दे सकती है। ठीक है, ये तो प्रोसेस वो रहेगा ही। लेकिन नई बात क्या है? नई बात ये है कि राजनीतिक दलों और कैंडिडेट्स के लिए नई बात है। कहा है कि दूसरे और तीसरे नंबर पर जो आने वाले कैंडिडेट हैं, अगर उनको शक है कि रिजल्ट में कोई धांधली है तो वो रिजल्ट घोषित होने के 7 दिन के भीतर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के बाद ईवीएम बनाने वाली कंपनी, उसके इंजीनियर्स वो इसकी जांच करेंगे। किसी भी लोकसभा क्षेत्र में शामिल विधानसभा क्षेत्र के टोटल जो ईवीएम है उनमें से 5% मशीनों की जांच हो सकेगी। इन 5% ईवीएम को शिकायत करने वाला जो प्रत्याशी है वही चुनेगा या फिर उसका जनप्रतिनिधि या राजनीतिक दल वो चुनेगा। और जांच का जो खर्चा होगा वो कैंडिडेट को ही उठाना होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि जांच समय सीमा के अंदर कराई जा सकेगी। अगर जांच में ये साबित होता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई थी, कोई गड़बड़ी थी, तो शिकायत करने वाले जो कैंडिडेट है उसको पूरा खर्चा वापस लौटा दिया जाएगा और फिर आगे जो भी होगा, जो फैसला सुनाएगा चुनाव आयोग, उस पर देखना होगा। ठीक है, ये तो पूरा मुद्दा है जो कि ये एक महत्वपूर्ण जो फैसला सुनाया है। चूँकि ईवीएम में अगर गड़बड़ी हुई तो फिर हो सकता है कि चुनाव का मामला ही पलट जाए। ठीक है, फिर से चुनाव हो जाए, तो ये मुद्दा है। दूसरी बात क्या है? चुनाव आयोग को भी कुछ निर्देश दिए गए हैं। क्या निर्देश दिए गए हैं? कि सिंबल लोडिंग यानी जो ये पूरा सिस्टम है ईवीएम का, उसमें जो सिंबल लोडिंग सिस्टम है वो जो पूरी प्रक्रिया है, उसके बाद पूरे यूनिट को सील कर दिया जाएगा और यूनिट को 45 दिन के लिए स्ट्रॉन्ग रूम में स्टोर किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि चुनाव के बाद भी वो स्टोर रहेगा, सुरक्षित रहेगा। ऐसा नहीं कि चुनाव के बाद उसका डेटा तुरंत ही हटा दिया गया हो। 45 डेज तक तो सुरक्षित रखना है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पेपर स्लिप की गिनती का सुझाव का कहा है कि ये आपको सुझाव दे रहे हैं कि इसका परीक्षण कीजिए कि जो मशीन से पेपर स्लिप हो रही है उसकी गिनती क्या हो सकती है। ये भी देखना है कि क्या चुनाव निशान के अलावा हर पार्टी के लिए कोई बार कोड भी हो सकता है क्या। तो ये पूरा मुद्दा है, ये काफ़ी चर्चा में रहा है, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, राज्यों के जो पीसीएस एग्जामिनेशन है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, इन सब के लिए ये जो पूरा मुद्दा है ना, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि रेलवे का जो आरपीएफ के एग्जामिनेशन है उसके लिए कोर्स लॉन्च हो चुका है और उसके बारे में पूरे डिटेल आपको संडे को मिलेगा सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे का वीडियो जरूर देखिएगा। पूरी टीम है, पूरी टीम से आपका परिचय कराएंगे और हर सब्जेक्ट के जो टीचर हैं वो आपको बताएंगे कि कैसे तैयारी करवाई जाएगी।
जो शानदार पूरी टीम है, बहुत ही अनुभवी टीचर्स हैं, फैकल्टी है। आपके जो आरआरबी रेलवे का, आरपीएफ का जो एसआई और कांस्टेबल एग्जामिनेशन है वो पूरा कवर कराया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाइए देखिए, और वहाँ पर ऐप पर डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, डेमो क्लास लीजिए, देखिए कैसा है। और मैं तो ये कहूँगा कि आरपीएफ के अलावा भी अगर कोई एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि जो तमाम सब्जेक्ट हैं उसके स्पेशलिस्ट यहाँ पर पढ़ाएंगे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, तो सबके काम आने वाला है। देखिएगा ज़रूर, डाउनलोड कीजिएगा ऐप, या फिर आप गूगल प्ले पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए सरकारी जॉब न्यूज़, वहाँ ऐप का लिंक आएगा, हमारा लोगो दिखेगा, आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ जो डेमो क्लासेस है उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश ने वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने का लक्ष्य का ऐलान किया? मतलब लक्ष्य बना लिया और ऐलान कर दिया कि हम तो 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को भेज देंगे। हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंसर होगा चाइना। ठीक है, क्या है? चाइना। और ये न्यूज़ देख रहे हैं। दरअसल अभी हाल ही में उसने 3 यात्रियों को अपने खुद के जो स्पेस स्टेशन है वहाँ पर भेजा है। तो उसी दौरान उसने ये भी ऐलान किया कि 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजेगा, और इसके लिए वो पूरी मिशन अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। उससे पहले अगले 4 साल में 3 चंद्र जांच मिशन की भी योजना बना रहा है, ताकि वहाँ से कुछ नमूने लाए जा सके, मानव मिशन के लिए पूरी तैयारी की जा सके। ठीक है, तो अभी उसके पास अपना अंतरिक्ष स्टेशन है। ठीक है, और वहाँ पर एस्ट्रोनॉट उसने भेजे हैं, 3 एस्ट्रोनॉट को भेजे हैं। अभी अप्रैल में लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट है, उसके ज़रिए चीन ने भेजा है, और ये तीनों जो हैं वो करीब 6 महीने तक अंतरिक्ष स्टेशन पर रहेंगे और वहाँ पर रिसर्च करेंगे। ठीक है, चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसका अपना स्पेस स्टेशन है। ठीक है, देखिए अभी 2 स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में मौजूद हैं। एक तो है ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये इस तरह का दिखता है आपको, और मैं इसको वीडियो में ही दिखा दूँ, इस तरह का होता है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। वो अमेरिका, रूस, यूरोपीय देश, उन सब का मिला जुला एक है। ठीक है, उसमें सबका अपना अपना स्टेक है, नासा का भी है, उधर रूस की एजेंसी का भी है, यूरोप की एजेंसी का भी है, और भी कई देशों का है। ठीक है, ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। लेकिन चीन के पास अपना खुद का स्पेस स्टेशन है जो कि संचालित हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, और भी कई देशों ने अपने अपने स्पेस स्टेशन लॉन्च किए थे, लेकिन वो बहुत दिन चल नहीं पाया। लेकिन चीन का है, पड़ोसी देश है, इसलिए इसके बारे में हम लोग ये जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर यह भी हो सकता है कि दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन कौन सा था? देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में, मानी जाती है, जब कोल्ड वॉर चल रहा था ना, शीत युद्ध चल रहा था सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में। उसी दौरान ये काम शुरू हुआ था, और दुनिया का पहला अंतरिक्ष स्टेशन, उसका नाम था सैल्यूट 1। क्या नाम था? सैल्यूट 1, जिसको 19 अप्रैल 1971 में भेजा गया था सोवियत संघ के द्वारा। 2 साल बाद फिर अमेरिका ने अपना भेजा था स्काईलैब स्पेस स्टेशन। अब तक करीब 1 दर्जन से अधिक अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं, और अभी सिर्फ 2 ही एक्टिव है। एक है ISS, जिसको मुख्य रूप से अमेरिका तो संचालित करता ही है, साथ में तमाम देश मिलकर, सभी संगठनों का मिलकर वो चलाते हैं। ठीक है, ISS जो है वो काफ़ी बड़ा स्पेस स्टेशन है, जबकि जो चाइना का जो स्पेस स्टेशन है उसका नाम क्या है? तियांगोंग। क्या नाम है? तियांगोंग नाम है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। मुझे लगता है कि आपके एग्जामिनेशन के लिए ये कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट होगी। इसमें कई सारी चीज़ें निकल गई, स्टैटिक भी मिल गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं तमाम एग्जामिनेशन के लिए, तो हमारे पास प्लान है सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर। एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है और एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है। उसके ज़रिए आपके तमाम एग्जामिनेशन करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाती है। क्या क्या फिर मिलता है उसमें? PDF मिलता है करंट अफेयर्स का, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, वो भी कई तरीके के होते हैं। 1 लाइनर, MCQ नोट्स होता है, वीडियो का लिंक भी होता है उसमें, साथ में टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का,
डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। इसके अलावा वीडियो मिलता है आपको इसी तरीके का, और साथ में टेस्ट सीरीज़ भी होते हैं तमाम एग्जामिनेशन के संबंधित। जैसे बेसिक जो मेंबरशिप प्लान है वो है एसएससी, पुलिस, टीचर, रेलवे, इन सब के लेवल का, और आईएसपीसीएस मेंबरशिप प्लान जो नाम से ही आप जानते हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए। देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ जाइए और चेक कीजिए आप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वैश्विक स्तर पर सबसे सस्ता और वार्षिक खर्च के मामले में सबसे किफ़ायती यानी अफोर्डेबल पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है? आंसर का इसका दूसरा स्थान है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं मिंट, जो कि एक बिजनेस न्यूज़पेपर है, उसने प्रकाशित किया है, और भी कई अखबारों ने। तो एक ऑस्ट्रेलियाई फर्म है कंपेयर द मार्केट एयू, तो उसने एक स्टडी जारी की है, और उसमें ये कहा गया है कि जो भारतीय पासपोर्ट है उसको बनवाने में जो खर्चा है वो दुनिया में दूसरे स्थान पे आता है कम खर्च में। मतलब और सबसे सस्ता जो है ना वो यूएई का पासपोर्ट है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, ठीक है। उसके बाद भारत का है। भारतीय पासपोर्ट की जो कीमत है 10 साल की वैधता के लिए मात्र 18.07 अमेरिकी डॉलर है, लगभग 1500 रुपये के आसपास होता है, और 62 देशों की वीज़ा मुफ्त, बिना वीज़ा की यात्रा कर सकते हैं। 62 देश हैं ऐसे, ठीक है। दूसरे मतलब पहले स्थान पे तो यूएई है, वहाँ पर 5 साल की वैधता के लिए ये काफ़ी कम में ही ये पासपोर्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये रिसर्च किया गया है कि कितना महंगा कौन सा है, और चूँकि ये एक प्रमुखता से प्रकाशित किया गया ये स्टडी, तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट का नाम क्या है? इंडियन स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन यानी सेट 2024। उसके अनुसार स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन सा राज्य अव्वल रहे? कौन से राज्य? स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी किसको कहते हैं? जिससे कोई पॉल्यूशन ना फैले। क्लीन एनर्जी में कौन कौन चीज़ें आती हैं? जैसे सोलर हो गया आपका, ठीक है, विंड एनर्जी हो गई ये, और इसके अलावा जो ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी होगी, तो ये सब क्लीन एनर्जी कहेंगे। इसमें अव्वल कौन है? ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में आए हैं, ठीक है, क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे आपके एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण हो गए हैं पिछले कुछ सालों में, तो ये भी एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ मामला है। इसका आंसर हो गया कर्नाटक और गुजरात, ठीक है, कर्नाटक और गुजरात। तो देखिए द हिंदू का जो बिजनेस लाइन है उसने इसको काफ़ी प्रमुखता से लिखा है। रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम है इंडियन स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन यानी सेट 2024। तो इसने दो संस्थानों ने मिलकर जारी किया है। मेन तो ये है, ये वाला, यानी इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, इसको शॉर्ट में IEEFA कहते हैं, और एक थिंक टैंक है एम्बर, तो उसके सहयोग से ये रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये कवर पेज ये रहा। रिपोर्ट में पिछले साल यानी 2023 में 21 राज्यों के बारे में इसमें चर्चा की गई है, और उसमें कर्नाटक और गुजरात के बारे में बताया गया कि स्वच्छ ऊर्जा के मामले में उसने प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा है उसका। इन राज्यों ने अपने बिजली क्षेत्र के जो रिन्यूएबल एनर्जी जो सोर्सेज हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, उसको बेहतर रखा है, जिससे कार्बन उत्सर्जन यानी कार्बन एमिशन कम हुआ है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 37 यानी कर्नाटक जो है वो 37% बिजली की जो मांग है वो हरित ऊर्जा से पूरा कर रहा है, और गुजरात 17%। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि कर्नाटक अपनी ज़रूरत का 37% बिजली की जो मांग है वो ग्रीन एनर्जी या क्लीन एनर्जी उसके ज़रिए ये पूरा कर रहा है, ठीक है, और गुजरात 17% पूरा कर रहा है। ये है महत्वपूर्ण। दूसरी ओर अन्य राज्यों की बात करें तो झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्यों में सुधार करने की ज़रूरत है, ऐसा कहना है इस रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट तब आई है जब इस वक्त भारत के बहुत सारे हिस्सों में भीषण गर्मी की लहर चल रही है, लू चल रहा है, और इसके कारण बिजली मंत्रालय जो है ना वो बिजली की खपत का उसने अनुमान 260 गीगावाट के आसपास ये अनुमान लगाया है, ठीक है। तो आने वाले वक्त में चूँकि मौसम में इतना ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है जलवायु परिवर्तन की वजह से कि गर्मी बढ़ रही है,
तो इस वजह से आने वाले वक्त में हमें इसकी एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, और अगर हम लोग उसको ग्रीन एनर्जी या कहें क्लीन एनर्जी, उसके ज़रिए हम अगर चीज़ों को करते हैं, एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे लिए बेहतर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबाइए। क्वेश्चन होगा नेक्स्ट, शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 24 अप्रैल को। कब है? 24 अप्रैल को। ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। पहली बार इसको 2019 में मनाया गया था। उसके बाद हर साल ये आयोजित किया जाता है। ये दिन जो है ना, वो तमाम देशों के बीच में संघर्षों के शांतिपूर्ण हल को प्राप्त करने के लिए, जो बहुपक्षवादी यानी किसी एक व्यक्ति का या किसी एक देश का पक्ष नहीं, कई सारे देशों का मिलकर जो पक्ष होता है, उसके ज़रिए निर्णय लिया जाए, कूटनीति का उपयोग किया जाए, ताकि जो अभी युद्ध जैसे जो हालात हैं वो कम से कम हो सके। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस की ओर से ये घोषित है। यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ कौन है अभी? सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की बात कर रहे हैं हम लोग। आंसर का इसका 26 अप्रैल, और इसका थीम भी है। थीम क्या है? थीम यहाँ देख रहे हैं आप, IP and the SDGs building our common future with innovation and creativity। तो ये है थीम इस बार की। IP मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और SDG का मतलब क्या हुआ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो यूनाइटेड नेशंस ने तय किए हुए हैं वो सब। ठीक है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, और वो यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत ही आता है। मुख्यालय जिनेवा में है, तो उसी ने ये दिवस को घोषित किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है या मनाया गया अभी हाल ही में? आंसर होगा मणिपुर में। ठीक है, हर साल 23 अप्रैल को ये दिवस आयोजित किया जाता है। और ये दिवस क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, 1891 में यानी 1891 में एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था, और उस दौरान बहुत सारे जो योद्धा थे शहीद हुए थे, तो उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। एंग्लो मणिपुर युद्ध ब्रिटिश सरकार और मणिपुर साम्राज्य के बीच में एक सशस्त्र संघर्ष था। और ये कब लड़ा गया था? 31 मार्च और 27 अप्रैल के बीच में 1891 में। और इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। और ये जो लड़ाई हुई थी वो मणिपुर के खोंगजोम की सेबा पहाड़ियों पर लड़ी गई थी। इसलिए इस दिवस का नाम जो है ना खोमजोम दिवस या खोमजोम युद्ध दिवस के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 25 अप्रैल को। और इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम ये रही, अधिक समानतापूर्ण विश्व के लिए मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई में तेजी लाना। ये है थीम इस बार की, एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्वेबल वर्ल्ड। ठीक है, तो इस दिवस को पहली बार 2009 में यानी 2008 में, पहली बार 2008 में इसको मनाया गया था। और भारत ने ये तय किया हुआ है कि 2030 तक 2030 तक मलेरिया को ख़त्म किया जाए। भारत का ऐसा संकल्प है। मलेरिया से जुड़ा मामला है, भारत का भी है, तो बताया मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अगला प्रश्न होगा, इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेंबर्स डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 अप्रैल को। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये दिवस घोषित है, और इस दिवस को 2016 में घोषित किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। क्यों ये दिवस मनाया जाता है? चेरनोबिल क्या है? देखिए, चेरनोबिल का जो परमाणु ऊर्जा प्लांट था, वहाँ पर 1986 में हादसा हो गया था। प्लांट नंबर 4 जो देख रहे हैं आप इस जगह पर, यहीं पर विस्फोट हो गया था। ये इस वक्त यूक्रेन के प्रेमियाद शहर में है। उस वक्त ये सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, और इस घटना की सूचना सोवियत संघ ने दूसरे देशों को नहीं दी थी। बेहद ही खतरनाक था, और इससे बेलारूस, यूक्रेन यानी सोवियत संघ के उस वक्त के जो बड़े क्षेत्र थे उसमें रेडिएशन फैल गया था। चेरनोबिल यूक्रेन में मौजूद है, लेकिन उस वक्त सोवियत संघ में हुआ करता था। अमेरिका और यूरोप को इसके बारे में कैसे खबर लगी? खबर ऐसे लगी
कि कुछ जगहों पर उन लोगों ने रेडिएशन से संबंधित जांच के लिए कुछ इक्विपमेंट लगाए हुए थे। जैसे उसके पास के तमाम देशों में, जैसे पोलैंड है, पोलैंड में जो परमाणु क्षमता की जो इकाई है, वहाँ पर किसी भी जो परमाणु क्षमता वाली इकाई होती है, वहाँ एंट्री और एग्जिट के समय पूरा रेडिएशन चेक किया जाता है कि कैसा रेडिएशन है। तो जब उस वक्त जब ये हादसा हुआ था, उसके पता तो दूसरे देशों को था नहीं। तो पोलैंड, उधर फ्रांस और कई सारे इधर देशों में जब वो वैज्ञानिक या कोई मजदूर एंटर कर रहा था अपने परमाणु प्लांट में, तो उस समय अलार्म बजने लगता था। तो बड़ी समस्या हुई कि आखिर ये बज का रहा कैसे रहा है। तो उसका जब चेक किया गया तो पता चला कि हवा से आ रहा है रेडिएशन, क्योंकि ये विस्फोट हुआ था। विस्फोट से जिस तरफ की हवा थी उस तरफ हवा चली, और फिर ये वैज्ञानिकों ने फिर पता लगाया, पता चला कि ये तो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। ठीक है, इस परमाणु प्लांट को 1977 से 1983 के बीच में बनाया गया था, और फिर हादसा हो गया था बाद में। हादसा वैसे कब हुआ था, डेट क्या है इसका? डेट है हादसे का 1986 में ये हादसा हुआ था, बहुत ही खतरनाक ढंग से। अभी अगर देखेंगे तो इस तरह का है, इस तरीके से पूरा सील किया हुआ है वहाँ पर, पूरे जो ये क्षेत्र था उसको। ठीक है, तो परमाणु हादसा से इतना बड़ा नुकसान हो सकता है, इस वजह से ये दिवस आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये दिवस ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड जो डिटेल मैंने बताया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये स्टैटिक जीके का भी सवाल होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 25 अप्रैल को। ये भी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित है ये दिवस भी, प्रतिनिधि दिवस। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा अप्रैल के आखिरी शनिवार को। और 2024 में आखिरी शनिवार कब है? तो वह है 27 अप्रैल को ये मनाया गया है। और इस बार की थीम क्या है? थीम भी है इस बार की, पशु चिकित्सक आवश्यक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। ठीक है, ये है दिवस। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। और फिर मिलते हैं, नेक्स्ट जो वीडियो है वो वीकली करंट अफेयर्स का है, संडे की सुबह 8 बजे आता है, देखिएगा ज़रूर। और फिर 11 बजे हम लोग बात करेंगे रेलवे आरपीएफ का जो एग्ज़ामिनेशन है, एसआई और कांस्टेबल का, उसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या खूबियाँ होंगे, इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल में तमाम फैकल्टीज़ के साथ पेश होंगे आपके सामने। बाय।